इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर हॉलमास्टर गो ने हुआ से कहा होता है, अगर तुम इस कंपटीशन के अंदर टॉप 20 के अंदर नहीं आओगे तो जो नोवेल के अंदर फीमेल मेन कैरेक्टर है उसे मैं मार दूंगा। उनकी ये बात सुनने के बाद हुआ काफी हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि जूनियर सिस्टर तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। फिर वो हॉलमास्टर गो से कहता है कि टीचर, आप किसी कैरेक्टर के फेट को बदलने का डिसीजन इतनी जल्दीबाजी में कैसे ले सकते हो? क्या आप अपने फैंस को अपना मुंह दिखाने के काबिल भी रहोगे? हॉलमास्टर को काफी डरावने अंदाज में हुआ से कहते हैं कि तो फिर जो फीमेल मेन कैरेक्टर है सीनियर सिस्टर, उसकी किसी और से शादी करवा दूं। ये सुनने के बाद तो हुआ और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है और कहता है कि ये तो मेरे सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है और टीचर आप तो सच में क्रूएल है। तभी हुआ को कुछ याद आ जाता है और वो हॉलमास्टर गुस्से कहता है कि मास्टर, क्या आप इस बात से नहीं डरते कि ये जो राइटर की जॉब है मैं उसके बारे में पैट्रियार्क को बता दूंगा। ये सुनने के बाद हॉलमास्टर को हुआ से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जो मेन कैरेक्टर की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है उसे उसके ही आंखों के सामने मार डालूंगा। ये सुनने के बाद हुआ और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है और उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। तभी हॉलमास्टर को उससे कहते हैं, लेकिन अगर तुम इस कंपटीशन के अंदर टॉप 20 के अंदर आ जाते हो, ना सिर्फ मैं तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर को अच्छा ट्रीट करूंगा बल्कि तुम्हें मैं ये अनपब्लिश्ड ड्राफ्ट भी दूंगा सबसे पहले पढ़ने के लिए। ये सुनने के बाद हुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो हॉलमास्टर गुस्से कहता है कि ठीक है, ये डील रही। इतना कहने के बाद हुआ काफी गुस्से में वहां से जाने लगता है और जाते वक्त उसकी नजर एक और डिसाइपल के ऊपर पड़ती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। फिर वह उसके पास जाकर काफी डरावने अंदाज में उससे कहता है कि क्यूटोन जो हॉल मास्टर है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तियान को इतना कहने के बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन तियान हुआ कि ये सब हरकतें देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। फिर हम क्यूटोन को दिखाया जाता है जो कि सीधा हॉल मास्टर के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है और हॉल मास्टर गु को इतना अच्छे मूड में देखकर वो अपने मन में कहता है कि आखिर हॉल मास्टर गो इतने अच्छे मूड में क्यों है। फिर हॉल मास्टर गो क्यूटोन से कहते हैं कि जो हिडन मिरर पिक है वहां पर जाकर जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर यू है उन्हें इंटरेस्टेड कंपटीशन के बारे में बता दो। और ऐसा लगता है कि वो बच्चे अपनी कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही खो चुके हैं जिसके वजह से वो अपने जेड मैसेज टैबलेट को देखना फिर से भूल गई है। ये सुनने के बाद क्यूटोन हॉल मास्टर से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं अभी जाकर सीनियर सिस्टर को इस कंपटीशन के बारे में बताता हूँ। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हिडन मिरर पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूटोन यू को कंपटीशन के बारे में बताने आ गया होता है। फिर क्यूटोन यू के रेसिडेंस के बाहर आकर उससे कहता है कि मैं क्यूटोन आपसे मिलना चाहता हूँ सीनियर सिस्टर, लेकिन यू उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। ये देखने के बाद क्यूटोन अपने मन में कहता है कि कोई भी रिप्लाई नहीं, ऐसा लगता है कि जो सीनियर सिस्टर यू है अपने कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही फोकस कर रही है। लेकिन तभी उस रेसिडेंस के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है जिसे देखने के बाद क्यूटोन काफी डर जाता है और चिल्लाते हुए उस रेसिडेंस के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वो सामने की तरफ कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर हुआ ने दी हुई शॉर्ट टेक्निक हवा में उड़ रही होती है जिसे देखने के बाद क्यूटोन कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। तभी पीछे से यू उसके पास आकर काफी डरावने अंदाज में उसे कहती है कि क्या तुमने उसे देख लिया। यू को इतने गुस्से में देखकर क्यूटोन काफी डर जाता है और डरते हुए यू से कहता है कि सीनियर सिस्टर, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं क्लाउड हॉल का इंटरनल डिसाइपल हूँ और मैं यहाँ पर मास्टर फेंग के ऑर्डर पर आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो हेवनली समिट है वो जल्दी शुरू होने वाला है और साथ ही में मास्टर ने आपको इंटरसेट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भी बुलाया है। ये सुनने के बाद वो जल्दी से पलटते हुए काफी खुश हो जाती है और उसे कहती है कि अच्छा तो तुम सीनियर ब्रदर हुआ के जूनियर ब्रदर हो। और ये उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने कुछ भी नहीं देखा है ना। ये देखने के बाद क्यूटोन और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। इतना कहने के बाद क्यूटोन वहां से काफी तेजी के साथ भागने लगता है। उसके जाने के बाद यू कहती है कि मैं अपने शॉर्ट ट्रेनिंग में इतनी ज्यादा फोकस थी कि कोई अंदर भी आ गया और मुझे पता भी नहीं चला और मैंने ये महसूस किया है कि कुछ ही दिनों के अंदर मेरी जो शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और अगर मुझे फिर से उस मोजुआन ने बनाए हुए ब्लड पपेट से लड़ना पड़े तो मैं उसे अपनी तलवार के 3 स्ट्राइक के साथ मार डालूंगी और इन बचे हुए कुछ दिनों में मुझे फिर से इस स्वॉर्ड मार्क से सीखना चाहिए। और सीनियर ब्रदर हुआ आप सिर्फ इंतजार करें, इंटरसेट कंपटीशन के अंदर आपका जो मेरी तरफ देखने का नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि हॉल मास्टर गु के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि जो टीचर है वो सच में इविल है, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। हमें हुआ को दिखाया जाता है जिसने कि काफी सारे तालिस्मान और कुछ मैजिक टूल्स को निकालकर उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि शॉर्ट के इस्तेमाल से मेरी जो असली ताकत है वो बाहर आ जाती है। लेकिन
ये काफी अच्छा है। इस बार के जो रूल्स है वो काफी फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से मैं जीत हासिल करने के लिए कुछ टूल्स और मैजिक आइटम के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। इस तरह से मैं कंपटीशन जीत जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिलेगी और ना ही मैं प्रमोट हो जाऊंगा। और कुछ राउंड को जीतना काफी आसान होगा, सिर्फ मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी। इतना कहने के बाद वो उन सारी मैजिक टूल्स को अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। तभी उसकी नजर हेवन पासिंग जेट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हुआ कहता है कि ये जियोन के बॉडी में से निकला हुआ हेवन पासिंग जेट है। इतना कहने के बाद हुआ उस जेट को पकड़ने लगता है। तभी उस जेट के अंदर से आवाज आती है कि तुम मुझे छुओ और मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जब तक तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरे बॉडी के अंदर फोकस करोगे, मैं तुमने ये इमेजिन भी नहीं की होगी उतनी पावर दूंगा और क्रिएटिंग हेवन और अर्थ का सीक्रेट भी बताऊंगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहोगे। वह ये सारी बातें सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और उस हेवन पासिंग जेट के ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी हेवन पासिंग जेट हुआ से कहता है कि जब तक तुम मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब तक मैं तुम्हें अनलिमिटेड पावर देता रहूंगा। हेवन पासिंग जेट की ये सारी बातें सुनने के बाद हुआ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से उसे जमीन पर पटकते हुए उसे कहता है कि बकवास करते रहो और मैं और ढूंढ लूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेवन पासिंग जेट हुआ को अपने काबू में ना आता देख काफी हैरान हो जाता है और जल्दी से हुआ के चेहरे के सामने जाते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मेरे स्पेल से अफेक्ट नहीं हुए? मैं काफी समय से यहाँ पर जिंदा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा जो कि मेरे स्पेल से बच सके। ये सुनने के बाद हुआ उस हेवन पासिंग जेट से कहता है कि क्या तुम इसे स्पेल कहते हो? मैंने तो सोचा था कि एक पॉपअप एडवर्टाइजमेंट है। फिर हुआ उस हेवन पासिंग जेट को अच्छी तरह से देखते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम क्या हो? ये सुनने के बाद वो हेवन पासिंग जेट कहता है कि मैं खुद डेविल हूँ, मैं हेवन पासिंग लॉर्ड हूँ। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि आखिर ये हेवन पासिंग लॉर्ड क्या है? मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। ये सुनने के बाद हेवन पासिंग जेट हुआ से कहता है कि हम उस लॉर्ड के डिसेंडेंट है जो कि डीमन लॉर्ड के साथ इस दुनिया पर आए थे, लेकिन डीमन लॉर्ड वापस जाने के बाद भी हमारे जो डिसेंडेंट है वो इसी दुनिया में रहे। और स्टेटस के हिसाब से जो कैंगोन रिलम के कल्टिवेटर्स है उन्हें मुझे लॉर्ड कहकर पुकारना चाहिए। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें अबेंडन किया है। ये सुनने के बाद वो हेवन पासिंग जेट काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए हुआ से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस लॉर्ड की इंसल्ट करने की? अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस हेवन पासिंग जेट के अंदर फोकस करो, फिर ये लॉर्ड तुम्हें अच्छा सा लेसन सिखाएगा। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि क्या इस हेवन पासिंग जेट में सीक्रेट ट्रेजर रखने की जगह है? फिर हेवन पासिंग जेट हुआ की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि आखिर मैटर क्या है? क्या तुम इसके अंदर आने से डर रहे हो? ये सुनने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस हेवन पासिंग जेट के अंदर डालने लगता है और उसे कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है। हुआ की स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे ही उस हेवन पासिंग जेट के अंदर चली जाती है वैसे ही हुआ टेलीपोर्ट होकर उस हेवन पासिंग जेट के अंदर चला आता है। हेवन पासिंग जेट के अंदर आने के बाद हुआ इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वही हेवन पासिंग जेट यानी कि लॉर्ड उसके सामने आ जाता है और हंसते हुए हुआ से कहता है कि तुम पागल आदमी, तुमने सच में इसके अंदर आने की हिम्मत की? उस हेवन पासिंग जेट को देखने के बाद हुआ उससे कहता है कि तुम तो सच में काफी गंदे दिखते हो, क्या तुम्हारे पास कोई बॉडी नहीं है? ये सुनने के बाद वो हेवन पासिंग जेट काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए हुआ से कहता है कि मैं हेवन पासिंग डीमन लॉर्ड हूँ और तुम्हारे जैसा एक ह्यूमन ट्रस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक स्टेटस वाले आदमी से ऐसे बात करने की? हेवन पासिंग जेट का नाम सुनने के बाद वो उससे कहता है कि क्या तुमने अपना नाम फिर से बदल लिया? ये सुनने के बाद वो हेवनली डीमन उससे कहता है कि कम बोलो, हेवनली डीमन एक रेस है और डीमन लॉर्ड एक पोजीशन है और जो हेवन पासिंग लॉर्ड है वो एक टाइटल है। ये सुनने के बाद वो ओबासिया लेते हुए उससे कहता है कि इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का क्या पॉइंट है, जो कि तुम्हारी पूरी बॉडी पर्पल है और तुम एक हेवनली डीमन हो, इसलिए मैं तुम्हें अब से पर्पल डीमन कहकर बुलाऊंगा। ये सुनने के बाद वो पर्पल डीमन हुआ से कहता है कि ये अच्छा रहेगा कि तुम दूसरे लोगों की जो नाम है उसकी रिस्पेक्ट करो और तुम मुझे हेवन पासिंग लॉर्ड कहो। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि हाँ मैं समझ गया पर्पल डीमन। ये सुनने के बाद तो वो पर्पल डीमन पूरा सदमे में चला जाता है और गुस्सा करते हुए हुआ से कहता है कि तुम छोटे दोगले कहीं के और अब तुम ज्यादा देर तक अपने मजे नहीं ले सकते। ये जो वाइड है वो मेरे अंडर कंट्रोल है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम काफी आसानी से यहाँ से बाहर जा सकते हो? ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि
तो फिर मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद पर्पल डीमन उससे कहता है कि मेरे लिए एक तरीका ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दूं, लेकिन तुम्हारा जो रवैया है उसके कारण मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर पर्पल डीमन उससे कहता है कि दूसरा रास्ता ये होगा कि तुम मेरे साथ डील करो, वुमेन, मनी, स्टेटस, कल्टीवेशन लेवल, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनने के बाद हुआ कुछ देर के लिए कुछ सोचने लगता है, फिर चमकती निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझे 100 सालों तक जिंदा रख सकते हो, और मैं मेरा पूरा समय आराम करने में गुजारना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद पर्पल डीमन हुआ से कहता है कि मैं कभी भी किसी के लाइफ स्पैन को नहीं बढ़ा सकता। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि तुम तो यूजलेस हो। ये सुनने के बाद पर्पल डीमन काफी गुस्सा हो जाता है और हुआ से कहता है कि क्या तुम्हारी कोई दूसरी विश है। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि माय लिटिल सिस्टर कल्टीवेशन की जो आगे आने वाली किताब है उसे पब्लिश करो और मुझे जी भर के उसे पढ़ने दो। ये सुनने के बाद पर्पल डीमन उसे कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। ये सुनने के बाद उससे कहता है कि ये काफी पॉपुलर नोवेल है बाहर की दुनिया में, मैं इसे प्रमोट करने का चांस लूंगा और मेरे जो टीचर है वो इस बुक के ऑथर है। ये सुनने के बाद पर्पल डीमन काफी गुस्सा हो जाता है और हुआ के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे इस तरह के घटिया विशेष को कौन पूरा करेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद हुआ उस पर्पल लॉर्ड से कहता है कि तुम सच में कचरे हो, आखिर मेरी इतनी सिंपल सी 2 विशेष को तुम फुलफिल भी नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद पर्पल डीमन उससे कहता है कि जो कि तुम मुझे हेवन पासिंग लॉर्ड की तरह एड्रेस नहीं कर रहे हैं और तुम मेरे साथ कोई भी डील करने के लिए एग्री नहीं हो, तो तुम पूरी जिंदगी यहाँ पर फंसे रहोगे। तुम यहाँ पर भूख और डर से मारे जाओगे। भले ही तुम्हारी बॉडी बिखर गई हो और भले ही तुम्हारा जो ब्लड है वो पीछे की ओर बह रहा हो। उस पर्पल डीमन की ये सारी बातें सुनने के बाद हुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से 2 बड़े बड़े हाथ बनाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच में दबाने लगता है। हुआ को इतनी आसानी से अपने आप को छूता देखो पर्पल डीमन काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी को इतनी आसानी से टच कर सकते हो। फिर वह उससे कहता है कि जब मुझे तुम्हारी परमिशन मिलेगी तब मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ ना। ये सुनने के बाद पर्पल डीमन हुआ से कहता है कि क्या तुम इस लॉर्ड को नुकसान पहुंचाने के इरादा रखते हो। जब तक तुम लॉ ऑफ यूनिवर्स में मास्टरी हासिल नहीं करते तब तक तुम मुझे हार्म नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो पर्पल डीमन वहीं पर चुप हो जाता है और काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि काफी बैडेस लुक में उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और उस पर्पल डीमन से कहता है कि ऐसा हुआ कि मैं इसे बहुत ही हल्के ढंग से समझ पाया। और वहां से सीन चेंज होकर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उस हेवन पासिंग जेट से बाहर निकल आया होता है। और उस हेवन पासिंग जेट से बाहर निकलने के बाद हुआ कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अनएक्सपेक्टेड कुछ हासिल होगा। और हमें कुछ समय पहले का उस हेवन पासिंग जेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ ने उस पर्पल डीमन की अच्छी खासी धुलाई कर दी होती है। धुलाई होने के बाद वो पर्पल डीमन रोते हुए अपने पास से कुछ ट्रेजर निकाल कर हुआ को देने लगता है और उसे कहता है कि लॉर्ड किंगवान क्या ये प्रीशियस ट्रेजर एक्सेप्टेबल है। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि हाँ मैं इस ट्रेजर्स को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस हेवन पासिंग जेट को अपने जेब में रखते हुए कहता है कि उस पर्पल डीमन ने मुझे जो प्रीशियस ट्रेजर दिए जिसके वजह से मैं अब रिलैक्स कर सकता हूँ और उस कंपटीशन में काफी आसानी से जीत सकता हूँ। और जो इंटरसेट कंपटीशन है वो 2 दिनों में शुरू होने वाला है। मैं इस चांस को थोड़ा रेस्ट करके गुजारना चाहता हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल एक मिरर के सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और उस मिरर के अंदर कोई होता है जो कि उस डिसाइपल से कहता है कि आखिर तुम्हारे इस इंटरसेट कंपटीशन में जीतने के कितने % चांसेस है। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल उस आने वाले आदमी से कहता है कि जो सीक्रेट टीचर लॉर्ड आपने मुझे दिया है उसकी मदद से मैं टॉप 5 में काफी आसानी से आ सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो मिरर वाला आदमी उसे कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मैं जो वो ब्लड स्पिरिट बीड है उसे वापस पाने में कामयाब रहा। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल उस मिरर वाले आदमी से कहता है कि अगर मेरे लॉर्ड उस समय मेरी मदद करने के लिए नहीं आए होते तो मैं आज यहाँ पर जिंदा नहीं होता। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लॉर्ड उस डिसाइपल से कहता है कि जब तुम्हारा नाम उस हेवनली समिट के अंदर आएगा तब मैं तुम्हें इस किंग ऑन शॉर्ट सेक से काफी दूर लेकर जाऊंगा। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल उस लॉर्ड से कहता है कि आप चिंता मत करिएगा, आपने जो मुझे ऑर्डर दिया है मैं उसे
जरूर पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनने के बाद ओलोर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें सीधा 2 दिनों के बाद का इंटरसेट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारे पैट्रियर्क कहते हैं कि हमारे सामने वो सारे डिसाइपल्स है जिन्हें की किंग वन शॉर्ट सेट में हाल ही में भर्ती किया है। ये कंपटीशन अपने कुछ सालों में कितना कल्टीवेशन में ग्रोथ किया है ये जानने के लिए है, और साथ ही में किंग वन शॉर्ट सेट का सबसे कैपेबल डिसाइपल सिलेक्ट करने के बारे में भी है। तुम इस कंपटीशन के अंदर तालिस्मान, एलिक्सर, स्पिरिचुअल ट्रेजर्स, फॉर्मेशन और तुम्हारे पास जो कोई भी टूल है तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने अपोनेंट को हरा कर एक हायर रैंक को अचीव करना होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आप जानबूझकर अपने अपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं हर एक पिक के हॉल मास्टर्स और एल्डर्स के साथ आपकी जो फाइटिंग है उसे यहीं पर बैठकर देखूंगा। तो फिर चलिए जो इंटरनल डिसाइपल कंपटीशन है वो शुरू करते हैं। इतना कहने के बाद हमारे पैट्रियर्क अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कुछ टोकन्स को अपेयर करते हैं, और हमारे पैट्रियर्क उन डिसाइपल से कहते हैं कि इस जेड टैबलेट के अंदर आपको जो अपोनेंट है उनके इंडेक्स नंबर के बारे में लिखा है। फिर हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जिनके के हाथ में वो टैबलेट जाता है। एक डिसाइपल का इंडेक्स नंबर A1 आता है, दूसरे डिसाइपल का नंबर B36 आता है और तीसरे डिसाइपल का नंबर C47 आता है। फिर हमारे पैट्रियर्क आगे कहते हैं कि अगर आपके हाथ में जो जेड टैबलेट है वो चमकने लगता है तो इसका ये मतलब है कि अब अरेना में आकर फाइट करने के बारे आपकी है। फिर हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राउंड 1 में जैंग टियांग जो कि हिडन मिरर हॉल का एक डिसाइपल होता है उसकी लड़ाई ब्लू मून हॉल के बाइजियान के साथ होती है। फिर हमें हॉल मास्टर्स को दिखाया जाता है जिनमें से एक हॉल मास्टर दूसरे हॉल मास्टर से कहता है कि हॉल मास्टर टोंग आप इस बार के जो इंटरनल डिसाइपल है उनके बैच के बारे में क्या सोचते हैं। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर टोंग उससे कहते हैं कि इनमें से एक या दो ही आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स है। तभी हॉल मास्टर गु कहते हैं कि जो इंटरनल डिसाइपल्स है उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखे तो एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय तक ये लड़ाई नहीं चलेगी। ये सुनने के बाद वहाँ पर के सारे हॉल मास्टर्स काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हॉल मास्टर गु का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर गु उनसे कहते हैं कि ये जो कंपटीशन है उसका रिजल्ट आज शाम तक हमें पता चल जाएगा। ऐसे करते करते वो कंपटीशन चलता रहता है और हमें शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ वो कंपटीशन देखने के लिए वहाँ पर आ चुका होता है। फिर हमें अगले राउंड के बारे में बताया जाता है। अगला राउंड मून स्पिरिट हॉल के यांग टियांग और हमारे वाइरेन के बीच में होने वाला है। तभी हमारे पैट्रियर्क कहते हैं कि जो फाइनल फाइट है इंटरनल डिसाइपल्स के बीच में वो अब शुरू होती है। फाइनल फाइट के बारे में सुनते हमारा हुआ कहता है कि ये लगभग खत्म ही होने वाला है और ये इतना भी बुरा नहीं है। जूनियर ब्रदर वाइरेन ने फाइनल में अपनी जगह बना ही ली। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंक अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए वीरेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वीरेन अपनी तलवार सामने लाते हुए उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। यांगताई को देखने के बाद हुआ कहता है कि ये जो मून स्पिरिट हॉल का यांगताई है वो स्पिरिचुअल पैलेस रिलम के 5th स्टेज पर है, लेकिन जो जूनियर ब्रदर वी है वो काफी अच्छी टक्कर उसे दे रहा है, लेकिन अभी भी वो अपने से ज्यादा हायर कल्टीवेशन लेवल वाले आदमी से लड़ रहा है। लेकिन जो वीरेन की शॉर्ट टेक्निक है वो काफी अच्छी है, उसे ट्रू डिसाइपल के साथ कंपेयर किया जा सकता है। फिर हमें टैंक को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार में एनर्जी इकट्ठा करते हुए वीरेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वीरेन भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है जिसके वजह से टैंक पीछे चला जाता है। देखने के बाद टैंक श्वास टेंस लेते हुए वीरेन से कहता है कि जूनियर ब्रदर जिंग हम एक दूसरे को बुरा मानना बंद कर देते हैं और अभी के अभी इस फाइनल के विनर का फैसला कर लेते हैं। ये सुनने के बाद वीरेन उससे कहता है कि चलो शुरुआत करते हैं। ये सुनने के बाद ही टैंक अपने पास एक तालिस्मान निकालकर उस तालिस्मान का इस्तेमाल करने लगता है। उस तालिस्मान को देखकर वहाँ पर के सारे डिसाइपल्स काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सोल गैस बर्निंग तालिस्मान है, और उनमें से एक डिसाइपल कहता है ये जो तालिस्मान है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल नॉलेज को जलाता है ताकि हमारी जो पावर है उसे पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाए। फिर हमें वीरेन को दिखाया जाता है वो भी अपने पास से एक पिल को निकालकर उसे खा लेता है जिसके वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। फिर हमें तांग को दिखाया जाता है जो कि अपने मून स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वीरेन के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला अपनी तरफ आते है देख वीरेन भी अपनी वाइंड स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस हमले के ऊपर अपना हमला कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सब देखने के बाद हुआ कहता है कि हमारे पास फाइनली एक विनर है। उस धमाके की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं होता है। धुआं हटने के बाद हमें वीरेन को दिखाया जाता है जो कि उस हमले की वजह से हार चुका होता है, और वीरेन कहता है कि आखिर में मैं हार ही गया। मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के मामले में काफी अच्छा हूँ लेकिन इतना काफी नहीं है। तभी वीरेन के पास तांग आकर उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर आपकी कल्टीवेशन लेवल अगर मेरी जितनी होती तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप काफी आसानी से मुझे हरा देते। ये सुनने के बाद वीरेन काफी हैरान हो जाता
जाता है। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ, अगर मैं आपके गाइडेंस नहीं लेता तो मैं कभी भी स्वॉर्ड को इतने हद तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, चाहे मेरी पूरी जिंदगी भी क्यों ना चली जाती। तभी वहाँ पर का रेफरी ये अनाउंसमेंट करता है कि जो इंटरनल डिसाइपल कंपटीशन है वो खत्म हो गया है और जो जीता है वो विंड स्पिरिट हॉल का यांग ताई है। उन दोनों की इतनी तगड़ी फाइट देखकर हमारे पैट्रिक कहते हैं कि वो दोनों सच में आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स है। एक के पास काफी अच्छी फाउंडेशन है और दूसरे के पास काफी अच्छा टैलेंट है और उन दोनों के पास ट्रू डिसाइपल बनने की एबिलिटी है। तभी वहाँ पर इमोर्टल यूजिन आ जाती है, जिन्हें देखने के बाद पैट्रिक उनसे कहते हैं कि अगर मैं आपको बेहतर ना करूँ तो। पैट्रिक की ये बात सुनने के बाद इमोर्टल यूजिन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वेरान और तांग को हिल कर देती है। तभी यांग के पास रेफरी आकर उसे कहता है कि तुम इंटरनल डिसाइपल कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक पर आए हो और रूल्स के हिसाब से तुम किसी भी ट्रू डिसाइपल को चैलेंज कर सकते हो और अगर तुमने उस ट्रू डिसाइपल को हरा दिया तो तुम उसकी जगह पर आ जाओगे और तुम नए ट्रू डिसाइपल बन जाओगे। ये सुनने के बाद यांग ताई कहता है कि मैं फ्लेविंग क्लाउड हॉल के हुआ किंग वन को चुनता हूँ, मैं उसे चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पर के सारे डिसाइपल हंसने लगते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ एक ट्रू डिसाइपल है, लेकिन उनकी जो पावर है वो काफी ज्यादा कम है और उसकी जो कल्टीवेशन है वो अब स्पिरिचुअल पैलेस रिलम के 6th लेवल पर है, जिसके वजह से उसे किंग वन शॉर्ट सेक के हिस्ट्री में सबसे वीकेस्ट ट्रू डिसाइपल कहा जाता है। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल उसे कहता है कि जो सीनियर ब्रदर हुआ है वो सबसे बड़े खतरे में है। अब सबसे अच्छा इंटरनल डिसाइपल फाइट करेगा सबसे बुरे ट्रू डिसाइपल के साथ, ये देखने में काफी मजा आएगा। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि सीधा यांग ताई के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लगता है कि मेरी प्यार आ चुकी है। हुआ को वहाँ पर देखने के बाद यांग ताई उसे ग्रीट करता है और उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ मुझे गाइड करिएगा। तभी पीछे से वीरंग आकर यांग ताई के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर यांग थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ये सुनने के बाद यांग ताई कुछ समझ नहीं पाता और अपने मन में कहता है कि जूनियर ब्रदर जिन का क्या कहने का मतलब है, उसकी बातें मुझे बुरा एहसास क्यों दे रही है। और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ एक सिंपली स्माइल देकर उनकी तरफ देख रहा होता है। फिर यांग और हुआ आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी यांग हुआ से कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ, मैंने आपके बारे में बहुत पहले सुना था। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि मुझे मेरी तारीफ सुनकर काफी खुशी हुई। फिर यांग हुआ से कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो जो आपके एक्शन है उसने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। एक ट्रू डिसाइपल बनने के लिए मैंने बाकी सारे इंटरनल डिसाइपल के साथ सब कुछ अपने कल्टीवेशन पर लगा दिया। हमने हर रोज बिना रुके ट्रेनिंग करते रहे और एक मोमेंट के लिए रुकने की हिम्मत भी नहीं की। ये सुनने के बाद हुआ उसे कहता है कि मैं किसी तरह से अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम क्या कहने जा रहे हो। लेकिन तभी यांग चिल्लाते हुए हुआ से कहता है, लेकिन तुम एक ट्रू डिसाइपल हो जो कि 9 से 5 के शेड्यूल में काम करते हो और कभी भी अपनी कल्टीवेशन को सीरियसली नहीं लेते। यहाँ तक कि ट्रेनिंग के अलावा आप सारा समय आराम करने में बर्बाद कर देते हो। ये सुनने के बाद हुआ अपने मन में कहता है कि तुम मुझे काफी अच्छी तरह से समझते हो। फिर यांग अपनी तलवार निकालकर अपनी ऑरा को रिलीज करता है और हुआ से कहता है कि तुम्हारे जो ये लेजी एक्सचेंज है उसके लिए किंग वन शॉर्ट सेक में कोई भी जगह नहीं है। मैं आज तुम्हें यहाँ पर हरा कर तुम्हारी जो जगह है ट्रू डिसाइपल की वो ले लूंगा। ये सुनने के बाद वो अपने पास से काफी सारे तालिस्मान बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरा जो 9 से 5 का शेड्यूल है वो इतने बड़े हेट्रेट का सोर्स रहेगा। फिर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हुआ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद हुआ जल्दी से उन सारे तालिस्मान को एक्टिवेट करके अपने आजू बाजू एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से जो यांग का हमला है वो सीधा जाकर उस शील्ड को लगता है। लेकिन उस हमले से उस शील्ड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। ये देखने के बाद वो यांग काफी हैरान हो जाता है। फिर यांग लगातार उस शील्ड के ऊपर हमला करता है, लेकिन उन सारे हमलों का उस शील्ड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे हमले का उस शील्ड के ऊपर कोई भी फर्क न पड़ता देख वहाँ पर के सारे डिसाइपल्स काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हॉल मास्टर डोंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि जो किंग वन शॉर्ट सेट के डिसाइपल्स है वो जो वे ऑफ ब्लेड है उसको फॉलो करते हैं और कभी भी हार नहीं मानते और जो ब्लेड का रास्ता है वो पूरी तरह से खून से सना हुआ है। लेकिन तुम जरा उस वॉकिंग वून की तरफ देखो, वो पूरी तरह से तालिस्मान के पीछे छुपा हुआ है। क्या ये स्वॉर्ड कल्टीवेटर का एक बिहेवियर है? वो किंग वन शॉर्ट सेट को शर्मिंदा कर रहा है। तभी पीछे से हॉल मास्टर डोंग से कहते हैं कि हॉल मास्टर डोंग का कहने का यह मतलब है कि जो किंग वन शॉर्ट सेट के जो डिसाइपल्स है वो सिर्फ मौत के रास्ते पर चल सकते हैं और उनके अंदर सेल्फ डिफेंस का कोई भी सेंस नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग तुम्हारे जितने इम्पल्सिव होते तो किंग वन
वन शॉट सेट कब का खत्म हो जाता। ये सुनने के बाद हॉल मास्टर डोंग कहते हैं कि हॉल मास्टर को आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। तभी पैट्रिक चिल्लाते हुए कहते हैं कि चुप रहो, ये इंटरसेट कंपटीशन हेवनली समिट को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। यहाँ पर कोई भी रूल्स थोपे नहीं जाते। इस तरह के काम करने के लिए किंग वन सेट के पास अपने रीजंस है। जब तक वो जीत हासिल कर सकता है, इसमें इश्यू क्या है। और फिर से हमें आर्यना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग हुआ से कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ, आप एक ट्रू डिसाइपल है, फिर भी आप मेरे जैसे एक इंटरनल डिसाइपल का सामना करते समय आप तालिस्मान के पीछे छिपने की हिम्मत रखते हैं। आखिर आप टर्टल से कैसे डिफरेंट है। इतना कहने के बाद यांग फिर से हुआ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद हुआ जहाँ पर यांग का हमला लगने वाला है वहाँ पर से थोड़ी सी शील्ड को डिसअपियर करके यांग की जो तलवार है उसे अपने सिर्फ 2 ही उंगलियों से पकड़ लेता है। ये देखने के बाद यांग भी काफी हैरान हो जाता है। फिर वह यांग से कहता है कि जो कि तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत उत्सुक हो तो मैं तुम्हें ऐसा करने का एक मौका दूंगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर का एक डिसाइपल कहता है कि आखिरकार वो लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं और दूसरा डिसाइपल कहता है कि मैं सो रहा था। और वीरन अपने मन में कहता है कि सीनियर ब्रदर यांग, ये अच्छा है कि आप ये सब जान गए। फिर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि हुआ से कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ, फाइनली आप फाइटिंग करने के लिए तैयार है और जो कुछ भी मैंने पहले कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं होप करता हूँ कि सीनियर ब्रदर इससे ऑफेंड नहीं हुए होंगे। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि मैं इतनी छोटी सी चीजों से कभी भी ऑफेंड नहीं होता। यह सुनने के बाद यांग अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी के स्वॉर्ड बना लेता है। ये देखने के बाद हुआ भी अपना एक तालिस्मान बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर का एक डिसाइपल कहता है कि आखिर वो किस तरह का तालिस्मान है, मैंने पहले कभी भी इस तरह का तालिस्मान नहीं देखा। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उस तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आग के गोले तैयार कर लेता है। लेकिन तभी यांग अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए उन आग के गोलों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यांग के हमले का उन आग के गोलों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखने के बाद यांग काफी हैरान हो जाता है। तभी हुआ उन आग के गोलों को सीधा यांग की तरफ भेज देता है। ये देखने के बाद यांग काफी हैरान हो जाता है। तभी यांग अपने तलवार के ऊपर अपना खून डाल देता है, जिसके वजह से उसकी जो स्वॉर्ड एनर्जी है वो नीले कलर से रेड कलर में बदल जाती है और यांग अपनी पूरी पावर लगाकर उन आग के गोलों के ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों का हमला आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि उस धमाके की वजह से सीधा उछलकर उस अरेना से बाहर गिर जाता है और उसके जो कपड़े होते हैं वो सारे फट गए होते हैं और ये सब इतनी जल्दी हो जाता है कि यांग को भी कुछ पता नहीं चलता और यांग को इस तरह से नंगा वहाँ पर पड़ा हुआ देखकर वहाँ पर के जो फीमेल डिसाइपल्स होते हैं वो काफी शर्माने लगते हैं। तभी यांग को भी ये महसूस होता है कि वो नंगा वहाँ पर पड़ा है। ये देखने के बाद यांग काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगता है और ये सब देखने के बाद वीरंग अपने मन में कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा होगा, लेकिन तुमने मुझे सुना ही नहीं। तभी वीरन के पास कंपटीशन के अंदर 3rd प्लेस पर जो डिसाइपल आया होता है वो आता है और उसे कहता है कि मैं भी सीनियर ब्रदर हुआ को अपने ओपोनेंट के तौर पर चैलेंज करने वाला था। तभी रेफरी ये अनाउंसमेंट करता है कि जो हुआ किंग वन है वो जीत चुका है। फिर वह मुस्कुराते हुए उन डिसाइपल्स की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।